खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। यहाँ देखिए 4 लाइनें दी गई हैं। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए, क्योंकि योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अपनी कमियों को देखना और उनको दूर करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला प्रश्न। देखिए यहां पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में वसीफा जरीन ने पर्वत चोटी केटू पर अपनी चढ़ाई पूरी की, इनका संबंध किस देश से है? तो यहां देखिए दिया गया पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भारत। जो हमारा सही विकल्प होगा यह बांग्लादेश। वसीफा जरीन का संबंध जो है बांग्लादेश से है और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। साथ ही साथ एक प्रश्न आपको याद रखना है कि विश्व में ध्वनि प्रदूषण में कौन सा देश ऐसा है जहां सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है। अब यहां से बांग्लादेश से संबंधित कि एसडीजी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को 2021 का एसडीजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और बांग्लादेश के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? तो युद्धाभ्यास में संप्रीति युद्धाभ्यास और बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। अब यहाँ पर्वत चोटी से बात हो रही है तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें जो कि परीक्षाओं में लगातार बने रहते हैं। अगर बात हो रही है विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो माउंट एवरेस्ट है। और किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हम दूसरे क्रम की कौन सी है? तो ये केटू है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और ये कहां स्थित है? तो ये पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके में स्थित है। जबकि तीसरे की बात करें तो ये कंचनजंगा है, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यहां से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि आपका जो ये कंचनजंगा है तो किस राज्य में कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम राज्य में ही स्थित है। अब एक प्रश्न और लास्ट में अगर हम देख लें, विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन कही जाती है या किसे कहा जाता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है और इसकी ऊंचाई जो है ये 1722 मीटर है। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया? देखिए पहला विकल्प मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा केरल। यहां हमारा जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किए जाने की बात की गई है। अब यहां स्थान आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कहां? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अब यहां से आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। उसका क्या नाम है? तो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहां हो रहा है? तो वो नोएडा में हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि विश्व विरासत स्थल के संबंध में सूचना है तो आपको यहां याद रखना है कि केंद्रीय मंत्री कौन है, संस्कृति केंद्रीय मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी जी हैं। उन्हीं के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा। और कहां स्थापित किया जाएगा? नोएडा में स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ अब यहां हम अगर बात करें कि भारत
में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो भारत में कुल जो है ये 40 विश्व विरासत स्थल हैं। तो 40वां कौन है? 40वां धौलावीरा है जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है, और 39वां कौन है? तो रामप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। यहीं पे भारत में आमूर्त विरासत स्थल कितने हैं? तो 14 हैं, और 14वां कौन सा है? तो दुर्गा पूजा है जो कि कलकत्ता से संबंधित है। साथ ही साथ अगर हम यही बात कर लें, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किन दो भारतीय शहरों को ट्री सिटी के रूप में चुना गया है? तो अहमदाबाद और मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय योजना सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा? अब यहां देखिए, पहला दिया गया गुजरात, दूसरा दिया गया है महाराष्ट्र, तीसरा झारखंड, चौथा दिया गया उत्तर प्रदेश। हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, गुजरात। अब यहां जाने गुजरात से संबंधित, तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों का गठन 1 मई 1960 ईस्वी में हुआ था। इसी कारण ये दोनों राज्य 1 मई को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहां गुजरात से महत्वपूर्ण प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपको याद होगा गिर नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से है। यह आपसे पूछा जाता है एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो गुजरात राज्य में पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क का संबंध किन राज्य से है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध भी किस राज्य से है? गुजरात राज्य से। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखें, WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोलने की अनुशंसा किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। यहां से उत्कर्ष समारोह या उत्कर्ष योजना किस राज्य की योजना है? तो गुजरात राज्य की योजना है। बुलेट ट्रेन और स्टील वेस्ट के द्वारा बनाई गई रोड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया? तो गुजरात के सूरत में बनाया गया। तैयारी निर्यात सूचकांक का संबंध किस राज्य से है, या इसमें सर्वप्रथम कौन राज्य है? तो गुजरात राज्य संबंधित है। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में लगातार बने हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया? यहां देखिए, पहला दिया गया कौशिक बसु, दूसरा इंद्रजीत गिल, तीसरा दिया गया है गीता गोपीनाथ, चौथा दिया गया है उर्जित पटेल। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी जो है इंद्रजीत गिल होंगे। इनको विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहां आपको ध्यान देना है कि विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को ट्विंस सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। यहां से एक प्रश्न बना हुआ है कि विश्व बैंक और IMF की स्थापना किस समझौते के आधार पर हुआ था? तो बुटेनबर्ग जो समझौता है, बुटेनब्रेन समझौता जो है, इस समझौते के आधार पर विश्व बैंक और IMF की स्थापना की गई। कब किया गया? तो 1944 ईस्वी में किया गया। इनका मुख्यालय क्या है? तो इनका मुख्यालय जो है वो USA की राजधानी जो है वाशिंगटन DC है। अब यहां से एक प्रश्न और भी आपको ध्यान रखिए कि विश्व बैंक के प्रमुख कौन है? तो डेविड मालपास हैं, जबकि IMF के प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। वाशिंगटन DC है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अब एक प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि ये इंद्रजीत गिल जी जो हैं, ये क्या पहले भारतीय हैं? तो आपको यहां ध्यान रखना है कि ये भारत के दूसरे व्यक्ति हैं। विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुने जाने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। तो पहले व्यक्ति कौन है? यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो कौशिक
कौशिक बसु जी जो हैं ये विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री में नियुक्त किए जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति के रूप में इंद्रजीत गिल हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा निर्माण प्रोजेक्ट को कहां से प्रारंभ किया गया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निर्माण प्रोजेक्ट विकल्प के रूप में दिया गया महाराष्ट्र, दूसरा दिया गया गुजरात, तीसरा दिया गया उत्तर प्रदेश और चौथा दिया गया है कर्नाटक। हमारा जो सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी सही होगा। उत्तर प्रदेश में निर्माण प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। अब निर्माण से आशा यहाँ क्या है या किसके द्वारा? तो ये IIT कानपुर के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन या उन्नति प्रदान करना जो है ये निर्माण प्रोजेक्ट का आधार है। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें, एक प्रश्न आपसे विगत परीक्षा में बना हुआ है कि भारत का पहला बोल्टमैन मेडल किसको दिया गया और इनका संबंध किससे है? तो भारत का पहला बोल्टमैन मेडल दीपक धर को दिया गया, उनका संबंध IIT कानपुर से है। साथ ही साथ अब यहाँ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो हाल ही में तराई रिजर्व हाथी केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई। तो ये किस सरकार के द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। ये कहां स्थापित किया जाएगा? दुधवा नेशनल पार्क में। साथ ही साथ स्कूल चलो अभियान किस राज्य की योजना है? तो स्कूल चलो अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और ये कहां से प्रारंभ किया गया? तो ये श्रावस्ती से प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। इसमें प्रथम पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। अब यहां से एक प्रश्न और भी आप ध्यान रखिए, हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चर्चा में रहा। तो इसकी दूरी कितनी है? आपको दूरी जरूर याद रखना है, 296 किलोमीटर दूरी है। और ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जोड़ती है? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले को जोड़ता है। और कहां से कहां तक ये है? तो चित्रकूट से जालौन तक की दूरी ये तय करता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहां आयोजित किया जाएगा? यहां देखिए विकल्प हमारे दिए गए, पहला राजस्थान, दूसरा दिया गया है मध्य प्रदेश और तीसरा दिया गया बिहार और चौथा दिया गया हरियाणा। तो यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही होगा। राजस्थान राज्य के जयपुर में यह आयोजित किया जाएगा। अब यहां से आपको याद रखना है कि जयपुर में भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। अब राजस्थान से संबंधित हाल ही में राजस्थान ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। तो राजस्थान की स्थापना कब की हुई थी या गठन कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है। प्रश्न की 52वां टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है और यह रामगढ़ विस्तारी जो कि बूंदी जिले में स्थित है। साथ ही साथ राजस्थान राज्य में कितनी आर्द्र भूमियां हैं? तो राजस्थान राज्य में केवल मात्र 2 आर्द्र भूमियां हैं। पहला कौन है? तो पहला आपका केवला देव पक्षी अभयारण्य है, दूसरा जो है वो सांभर झील है। साथ ही साथ अगर हम राजस्थान से कुछ योजनाएं परीक्षाओं में पूछी गई हैं हाल फिलहाल के दिनों में, जैसे चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है? बोल्ड योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इन दोनों योजनाओं का संबंध जो है वो राजस्थान राज्य से है। एक उत्तर प्रदेश की योजना है अभ्युदय योजना, जिसमें निःशुल्क कोचिंग क्लासेज मतलब वनडे एग्जाम, साथ ही साथ सिविल सेवाओं से लेकर नीट और जेई की परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाने वाली जो योजना है अभ्युदय, इसी के समान राजस्थान राज्य में अनुकृति योजना चल रही है, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में अनुकृति योजना किस राज्य के योजना के समान है? तो उत्तर प्रदेश के अभ्युदय योजना के समान है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण खेल की दृष्टिकोण से देखें। अगर बात किया जाए कि
ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सबसे पहला पदक जिताने वाली भारत की कौन सी खिलाड़ी हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। जबकि अगर बात करें हाल ही में 32वां टोक्यो ओलंपिक का आयोजन में पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन थी? तो मीराबाई चानू है। हाल ही में जूनियर वेट लिफ्टिंग में पहला पदक भारत को जिताने वाली कौन है? तो हंसदा गरुण है। यह भी प्रश्न सीडीएस में पूछा गया था कि जूनियर वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हंसदा गरुण है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्बू फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, यह कौन सा संस्करण होगा? मतलब प्रश्न में ही वो आपका आधा उत्तर छिपा हुआ है कि जो फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जम्बू में, वो इसका संस्करण क्या होगा? तो यहां देखिए दिया गया है पहला, दूसरा दिया गया है तीसरा, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है दूसरा, और चौथा ऑप्शन पांचवा। तो यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, ये विकल्प नंबर सी सही होगा, ये दूसरा संस्करण होगा। इसमें 12 देश जो हैं हिस्सेदार होंगे और 54 फिल्में जो हैं इसमें दिखाई जाएंगी। अब यहाँ जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर का विलय किस आधार पे हुआ था? तो हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है? तो कल्हड़ की राज तरंगिणी में वर्णित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, प्रश्न पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैनुल आबेदीन को जम्मू कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें करंट के दृष्टिकोण से, तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दाचिंगाम जो नेशनल पार्क है, ये किसके लिए जाना जाता है? तो हांगुल जो मृग है इसके लिए जाना जाता है दाचिंगाम नेशनल पार्क। साथ ही साथ अगर हम बात करें लोसांग फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाता है? तो लोसांग जो है ये सिक्किम राज्य से संबंधित है, जबकि लोसर महोत्सव का संबंध जो है वो लद्दाख राज्य से है। डल झील, बुलर झील, इन सारे का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, प्रतिवर्ष कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ विकल्प के रूप में पहला दिया गया 22 जुलाई, दूसरा 11 जुलाई, तीसरा 26 जुलाई और चौथा विकल्प दिया गया 23 जुलाई। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा, प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। भारत के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना या उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ दिवस से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कारगिल दिवस का ये कौन सी वर्षगांठ है? तो ये 23वीं वर्षगांठ है। और ये कब हुआ था कारगिल युद्ध? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ कि ये किस ऑपरेशन के नाम से जाना गया था, तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय था। इसका नाम पूछा गया है ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? तो कारगिल युद्ध से ऑपरेशन विजय का संबंध है। अब यहां देखिए 22 जुलाई दिया गया, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। राज्य व्यवस्था के क्रम में पूछा जाता है कि भारत का झंडा जो तिरंगा है उसे प्रतीक के रूप में कब चिन्हित किया गया था या स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को झंडे को स्वीकार किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें 11 जुलाई के बारे में, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है
और 2022 की थीम क्या है? तो 8 मिलियन का विश्व जो है ये 2022 की थीम है। अगर हम यही बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि हाल फिलहाल में परीक्षाओं में बने हैं, अगर हम बात करें 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस, जबकि 16 मार्च को वैक्सीन या टीकाकरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ये सारे नए दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में भारत में 5 नई आर्द्र भूमियों। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी यहाँ पे कोई करेक्शन हुआ है, नई आर्द्र भूमि जुड़ी है, तो वह प्रश्न जरूर बना है, तो आपको इसको जरूर याद रखना है। तो यहां दिया गया हाल ही में भारत में 5 नई आर्द्र भूमियों की घोषणा की गई। अब भारत में कुल आर्द्र भूमियां कितनी हैं? तो यहां विकल्प हमारा दिया गया, पहला 54, दूसरा 55, तीसरा 50 और चौथा दिया गया 49। हमारा सही विकल्प नंबर ए सही होगा। अब भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई? 54 हो गया। पहले कितना था? पहले 49 था। पहले आर्द्र भूमियों की संख्या 49 थी। अब आर्द्र भूमियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, जैसे अगर हम बात करें, इन्हें रामसर स्थल के रूप में भी जाना जाता, रामसर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के एक स्थल है रामसर। इस स्थल पर पहली बार बैठक बुलाई गई और इसी कारण इसे रामसर समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और रामसर समझौते में यह घोषणा किया गया कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाएगा। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के संबंध में घोषणा किया गया और प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ अगर हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में अगर देखें, तो हमको देखना है कि जो 5 नए आर्द्र भूमि स्थल जो चिन्हित किए गए हैं, वो किन किन राज्यों से संबंधित हैं, क्योंकि प्रश्न आपका नाम से भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर मध्य प्रदेश से आर्द्र भूमि के रूप में जो चिन्हित किया गया है, ये सांख्य आर्द्र भूमि है। सांख्य आर्द्र भूमि का संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें मिजोरम से एक आर्द्र भूमि को चिन्हित किया गया जिसका नाम है पाला आर्द्र भूमि का संबंध कहां से है? तो मिजोरम राज्य से। जबकि 3 तमिलनाडु से संबंधित है। कौन कौन से हैं? पहला आपका करी किली है, दूसरा पेचवरम है और तीसरा जो है पेराई करी है। ये जो 5 आर्द्र भूमि स्थल है, सांख्य आर्द्र भूमि स्थल, इसका संबंध मध्य प्रदेश से। मिजोरम में पाला, करी, पेचवरम और पेराई करी, ये जो हैं ये 5 आर्द्र भूमि स्थल भारत में नए आर्द्र भूमि स्थलों के रूप में चिन्हित की गई हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न आप यहां और भी याद रखिए कि भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि के रूप में किस प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है और ये 10 है। भारत की पहली आर्द्र भूमि के रूप में किसे चिन्हित किया गया था? तो उड़ीसा के चिल्का झील को पहली आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया गया था। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं और अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हाल ही में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को प्रारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान, चौथा बिहार। हमारा जो सही विकल्प होगा दोस्तों, ये विकल्प नंबर ए सही होगा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। अब यहां जाने कि
आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और भारत का 25वां उच्च न्यायालय का जो निर्माण है वो कहां हो रहा है? वो अमरावती में हो रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। एक प्रश्न और भी याद रखना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। साथ ही साथ अभी आंध्र प्रदेश में हाल ही में 13 नए जिले का गठन किया गया। 13 नए जिले का गठन किया गया। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राज्य जिसने हाल ही में अपने 13 नए जिले गठित किए और अपना नया नक्शा जारी किया? तो वह आंध्र प्रदेश है। साथ ही साथ अब टोटल कितने जिले हैं आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। अब यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न नीति आयोग के द्वारा पूछा गया है, इंडेक्स है एक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का पहला राज्य कौन सा है सर पहले स्थान पे? तो आंध्र प्रदेश जो है ये पहले स्थान पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहां अभी देखिए दूसरे विकल्प के रूप में दिया गया है असम। तो असम और अरुणाचल प्रदेश हाल ही में चर्चा में रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर नामसाई घोषणा पत्र, जो अधिक वर्षों से चला रहा विवाद, सीमा को लेकर विवाद था, उसको सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया गया। और साथ ही साथ अगर हम आंध्र प्रदेश से लास्ट एक प्रश्न देख लें, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी जी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जी जो हैं, ये यहाँ आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये 10 प्रश्नों की सीरीज के साथ साथ इन प्रश्नों से जो स्टैटिक जीके हो सकता था, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण करंट के जुड़े हुए बिंदु थे, हम लोगों ने उसमें वार्तालाप किया। अब आपसे विदा लेने से पहले हम 2 शब्दों से पुनः जोड़ना चाहेंगे। सफलता तक पहुंचने के लिए आपको असफलता के मार्ग से गुजरना ही पड़ेगा। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अगर रास्ते में असफलता भी आए तो उससे असफलता से सीख लेना है और अपने धैर्य को बनाकर आगे बढ़ना है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।